हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो एएमआरएस का एग्ज़ाम होने वाला है अभी 22 तारीख को। उसके लिए हमने एक सीरीज चला रखी है और इसका ये पार्ट नंबर 7 होगा। इससे पहले 6 वीडियो आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है। और अभी जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो है अपनी क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसके 10 चैप्टर हमने कर लिए हैं और अभी जो बाकी के चैप्टर बचे हैं इस बुक के, उसमें से अब ये क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। तो इसी वीडियो के साथ अपनी ये एक बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं एनसीईआरटी से और किस तरीके से हमें इनको लिखना है और ये सब आप एक बार इसमें देख लेना। ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि वर्षा के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए या विवरण दीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे भूमिका में, जब हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है तो जलवाष्प का संघनन होता है जिससे वर्षा होती है। हवा के ऊपर उठने की प्रक्रिया के आधार पर वर्षा को 3 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। तो सबसे पहले भूमिका में लिख देंगे वर्षा के बारे में। ठीक है। तो वर्षा कैसे होती है? वर्षा कैसे होती है कि सबसे पहले हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और जैसे जैसे ऊपर उठती जाती हैं वैसे वैसे हवाएं धीरे धीरे ठंडी होती जाती हैं और फिर क्या होता है कि जो जलवाष्प होती है उसका संघनन होता है, संघनन से बादलों का निर्माण होता है और उसके बाद में वर्षा होती है। ठीक है। और हवा के उठने की प्रक्रिया मतलब कैसे कैसे हवा उठ करके जो बादलों का निर्माण करेगी और वर्षा करेगी, वो उसको हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं। तो पहला है, मुख्य भाग में लिखेंगे इसके 3 प्रकार। ठीक है। वर्षा के विभिन्न प्रकारों का इसने यहाँ पे संक्षिप्त विवरण पूछा है तो हम इसके 3 प्रकार लिखेंगे जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहले है सामान्य वर्षा। सामान्य वर्षा क्या है कि गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और ठंडी होकर बिजली की कड़क के साथ भारी वर्षा करती है। इस प्रकार की जो वर्षा देखने को मिलती है वो हमें भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ठीक है। और संवहनीय वर्षा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ भी होती है कुछ कुछ जगह पे। ठीक है। लेकिन जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ पर हमेशा ही संवहनीय वर्षा होती है। फिर दूसरा है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा में क्या होगी, जब आर्द्र हवा किसी पर्वत से टकराकर ऊपर उठती है तो पवन पवन विमुख ढालों पर वर्षा करती है। तो पवन मुखी ढालों पर वर्षा करती है। ठीक है। पवन विमुखी ढालों पर वर्षा नहीं करती। विमुखी ढाल तो छाया क्षेत्र, वो जो पर्वतों का छाया क्षेत्र होता है वहाँ बारिश नहीं होती, अगर होती भी है तो बहुत थोड़ी होती है। तो इसको भी हम ऐसे मतलब एक डायग्राम बना करके यूँ हवा को दिखा सकते हैं। फिर यहाँ बादल बनाकर यहाँ ऐसे बारिश दिखानी है और नीचे क्या होगा, इधर होगा सूखा। तो इस तरीके से एक छोटा सा डायग्राम साइड में बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा कैसे बनेगी, जब 2 अलग स्वभाव वाली वायुराशियों के मिलने पर गर्म हवा ऊपर उठती है और वर्षा होती है। तो चक्रवातीय वर्षा में क्या होता है कि एक तरफ से ठंडी हवा आ रही होती है और दूसरी तरफ से गर्म हवा आ रही होती है। तो जहाँ पर ये दोनों हवाएं मिलते हैं वहाँ बनता है वाताग्र। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा के ऊपर उठ जाती है, इसके ऊपर चढ़ जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि जो इसमें जलवाष्प होती है वो संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है और उसके बाद में वर्षा होती है। तो इस प्रकार से होगी चक्रवातीय वर्षा। ठीक है। फिर लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि वर्षा पृथ्वी पर मीठे पानी का मुख्य स्रोत है जो पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि के लिए अनिवार्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधारों की व्याख्या कीजिए तथा इसके प्रमुख जलवायु समूहों का उल्लेख कीजिए। देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो लास्ट वाला भी है लेकिन इसके आने की पूरी संभावना बनती है, बाकी आप देख लेना। ठीक है। तो इसकी भूमिका में क्या लिखेंगे कि जो कोपेन है उसके बारे में लिखेंगे कि प्रसिद्ध जलवायु वेता व्लादिमीर कोपेन ने वनस्पति तापमान और वर्षण के बीच घनिष्ठ संबंध को आधार मानकर विश्व की जलवायु का अनुभवजन्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो हमें यहाँ पे अनुभवजन्य जो एम्पिरिकल है इसको अंडरलाइन करना है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि उन्होंने जलवायु के प्रकारों को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के बड़े और छोटे अक्षरों के प्रतीकों का प्रयोग किया है। ठीक है। तो फिर मुख्य भाग में क्या लिखेंगे कि कोपेन ने तापमान और वर्षण की मात्रा के आधार पर, ठीक है, इसने ये 2 फैक्टर लिए हैं, तापमान और वर्षण, इनके आधार पर 5 प्रकारों में बांटा है। पहला है देखो ABCDE और H। ठीक है। तो ए है, इसको कहा है उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि जहाँ वर्ष भर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। देखो ये वाला क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखकर पूछा जा सकता है। इधर लिख देंगे ये
जो इसके प्रतीक हैं या जलवायु का नाम है वो लिख देंगे, और उधर इन दूसरी साइड में लिख देंगे इनकी विशेषताएं। तो इनको मिलाने के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको इनकी ये जो विशेषताएं हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तो पहला क्या है कि जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है उसकी मुख्य विशेषता है कि वहाँ वर्ष भर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। फिर है बी या शुष्क जलवायु। तो इसमें क्या लिखेंगे कि जहाँ वाष्पीकरण वर्षण की तुलना में अधिक होता है। तो इस तरह की जलवायु जो भूमध्य जो शुष्क जलवायु के क्षेत्र हैं वहाँ इस तरह की जलवायु पाई जाती है। सी है कोष्ण शीतोष्ण जलवायु, ठीक है, जहाँ सबसे ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। फिर चौथा है डी शीत हिमवन जलवायु। इसमें क्या लिखेंगे कि जहाँ सबसे ठंडे महीने का तापमान 0 से नीचे रहता है, ठीक है, वो आएगी शीत हिमवन जलवायु में। पांचवा है ई ध्रुवीय जलवायु। इस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में, जहाँ साल भर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, ठीक है, पूरे वर्ष भर। और जो शीत हिमवन जलवायु है वो सिर्फ ठंडे महीने में, इसने कहा है कि ठंडे महीने में तापमान 0 से नीचे रहता है। और जो ध्रुवीय जलवायु है उसमें वर्ष भर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, ठीक है। फिर है एच उच्च भूमि जलवायु। तो इस प्रकार की जलवायु जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। और इसके बाद में हो सकता है आपको जो इंडिया की जो जलवायु है उसके बारे में पूछ ले, तो आप जो इंडिया का मैप बना करके और जो भी जलवायु के जो प्रतीक वहाँ पर दिए हुए हैं उनको वहाँ उसमें दर्शाते हुए आप इंडिया का डायग्राम बनाना, और उसके बारे में भी आप इंडिया की जलवायु के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि कोपेन का वर्गीकरण आज भी अपनी सरलता और वैज्ञानिकता के कारण सबसे अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि यह सीधे तौर पर किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु के अंतर संबंधों को स्पष्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है और इसके प्रभाव क्या है। ये तो आप आसानी से कर लोगे वैसे, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं फटाफट। तो भूमिका में क्या लिखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें जैसे CO2 और भी जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसको बढ़ाने वाली गैसें कौन कौन सी हैं और भी दी हुई है, ठीक है। तो मुख्य गैस यहाँ पर CO2 है। तो ये क्या करती है कि सूर्य की किरणों को सोख लेती है और जो पृथ्वी का तापमान रहने योग्य नहीं रहता। इससे क्या होता है कि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं उनको तो आने देती है, लेकिन जो दीर्घ पार्थिव विकिरण होती है उनको रोक लेती है CO2। तो उससे क्या होता है कि जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस ऐसे भी आप यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस का। इसको आने दे रही है और ऐसे करके ये CO2 की वायुमंडल में CO2 की परत हो गई, और इससे वापस जो पार्थिव विकिरण जा रही है वो इनको यहाँ पर ऐसे रोकते हुए दिखा सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो पृथ्वी का जो वायुमंडल का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। तो और इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो मुख्य भाग में क्या लिखेंगे कि आधुनिक समय में मानवीय गतिविधियाँ, जीवाश्म ईंधन जलाना, वनों की कटाई के कारण CO2 और मीथेन जैसी गैसों की मात्रा बढ़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग, देखो इसको करना है अंडरलाइन, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसके मतलब दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, देखो इसमें पॉइंट में कैसे लिखेंगे कि पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा लिखेंगे इसके परिणाम स्वरूप, ठीक है। तीसरा लिखेंगे कि इसके मुख्य प्रभावों में ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र जल स्तर में वृद्धि और मौसम के चक्र में बदलाव। ये 3 पॉइंट लिख देंगे मुख्य भाग में। फिर है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि यदि समय रहते ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो पृथ्वी के जैव विविधता के लिए यह विनाशकारी सिद्ध होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे महासागरीय धारा के बारे में, और उसके बाद में जो मुख्य जो भाग होगा अपना उसमें लिखेंगे उत्पत्ति के कारण। तो भूमिका में क्या लिखेंगे कि महासागरीय धाराएं समुद्र में पानी के एक निश्चित दिशा में निरंतर प्रवाह को कहते हैं, ठीक है, जो पृथ्वी के ताप संतुलन में मदद करती है। मुख्य भाग में लिखेंगे इसके उत्पत्ति के क्या कारण है। पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है वायु, तीसरा है कोरियोलिस बल और चौथा है घनत्व में अंतर। तो सौर ऊर्जा में क्या लिखेंगे कि पानी के गर्म होने से घनत्व कम होता है और वह फैलता है। तो पानी गर्म होकर फैलता है, उससे क्या होता है कि जैसे अपना भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, ठीक है,
तो भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में क्या होता है कि सूर्य तप की प्राप्ति अधिक होने के कारण पानी गर्म होता है और गर्म होकर फैलता है। तो फैलने से क्या होगा कि ये मतलब थोड़ा सा इसकी जो मतलब ये लेवल है, सी लेवल इसका यहाँ से थोड़ा सा ऊपर होता है कुछ, है ना। तो उससे क्या होगा कि ये जो निम्न क्षेत्र होते हैं उधर ये जो जल है उसका प्रवाह होता है। तो इससे क्या होता है कि जो विषुवत रेखा की जो धाराएं हैं, विषुवत रेखीय धाराएं हैं, वो ध्रुवों की तरफ बहना शुरू करती हैं। ठीक है। दूसरा है वायु। पवनें समुद्र की सतह से रगड़ कर अपने साथ पानी बहा ले जाती हैं। कैसे? जैसे वो चलती है ये 30 से 35 डिग्री और 0 डिग्री अक्षांश के बीच में व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो व्यापारिक पवनें ऐसे चलती हैं, ठीक है, ऐसे चलेंगी व्यापारिक पवनें। तो क्या करेंगी, ये अपने साथ में पानी को भी बहा कर ले जाती हैं। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो समुद्र की धाराएं हैं उनकी जो ये गति है वो इस प्रकार से होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें होंगी एंटी क्लॉकवाइज। फिर है कोरिलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन के कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है कि पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें हवाएं, देखो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर कैसी होती हैं, जैसे ये है। ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये है 30 से 35 डिग्री। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से चलेंगी हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। ठीक है। तो इसमें बोला है, इसमें कहा है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर कैसी, मतलब ऐसे मुड़ेंगी। ठीक है। यूँ चलनी चाहिए सीधी, सीधी ना चलकर ये कोरियोलिस बल प्रभाव के कारण अपने राइट साइड में मुड़ जाती हैं ऐसे। ठीक है। तो जो व्यापारिक पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो हैं, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर हवाओं को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा ना जाकर कोरियोलिस बल के कारण हवाएं दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है। इसमें यही बताया है। और इन्हीं हवाओं के साथ में जो है जो महासागरीय धाराएं हैं वो भी प्रवाहित होती रहती हैं। फिर है घनत्व में अंतर। तापमान और लवणता में भिन्नता के कारण भी पानी का प्रवाह होता है। ठीक है। तो जहाँ लवणता अधिक होगी वहाँ घनत्व अधिक होगा, और जहाँ घनत्व अधिक होगा वहाँ पानी थोड़ा सा जो है उसकी जो गहराई है थोड़ी सी मतलब थोड़ा गहराई में होगा। उससे क्या होगा कि जो जल है वो उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर प्रवाहित होता है। इससे क्या होगा कि जो धाराएं हैं उनको एक दिशा मिलती है। ठीक है। फिर निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों की जलवायु और नौ संचलन को गहराई से प्रभावित करती हैं। ठीक है। देख लेना आप और इसको एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं, इसके घटकों का वर्णन करें। भूमिका में लिखेंगे किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जीवों, जीव जंतु, जैविक जीव जंतु और अजैविक हवा, जल, मिट्टी। ठीक है। घटकों के आपसी संबंध के तंत्र को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद मुख्य भाग में क्या लिखेंगे कि इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो इसके दो घटक हैं, एक जैविक घटक है और एक अजैविक घटक है। ठीक है। जैविक घटक में क्या आएगा कि इसमें उत्पादक पौधे, उपभोक्ता पशु पक्षी और अपघटक कवक बैक्टीरिया, इनको शामिल किया जाता है। ठीक है। फिर है अजैविक। अजैविक में कौन सा आएगा, इसमें सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, मिट्टी और खनिज शामिल होते हैं जो जीवन को सहारा देते हैं। इन घटकों के बीच ऊर्जा का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। ठीक है। ये पॉइंट जो है हमें नीचे लिखना है। फिर निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि पृथ्वी के जीवन के अस्तित्व के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों के बीच संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता के ह्रास के मुख्य कारणों की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले तो जैव विविधता के बारे में लिखेंगे भूमिका में। ठीक है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की विविधता को क्या कहा जाता है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। तो वर्तमान में मानवीय हस्तक्षेप के कारण यह तेजी से कम हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जैव विविधता के ह्रास के मुख्य कारण क्या है। तो भूमिका में हमें लिखना है जैव विविधता के बारे में, और जो इसका मेन पार्ट है उसमें लिखेंगे हम ह्रास के कारण। तो एनसीईआरटी में ह्रास के कारण दिए हुए हैं कि आवास का विनाश, अवैध शिकार और
अवैध शिकार, विदेशी प्रजातियों का आगमन और प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। ये वाला क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में जो है शायद एनवीएस में आया था, ठीक है। तो आप इनको ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी तैयार कर सकते हैं। तो है आवास का विनाश। तो बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण के कारण वनों की कटाई से जीवों का घर छिन रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट हो जाएगा अपना आवास का विनाश। दूसरा है अवैध शिकार, जानवरों के अंगों के व्यापार के लिए जो है अवैध शिकार किया जा रहा है। तीसरा है विदेशी प्रजातियों का आगमन, नई प्रजातियां कई बार स्थानीय प्रजातियों को नष्ट कर देती हैं, ठीक है। चौथा है प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। तो बढ़ता तापमान कई प्रजातियों के लिए अनुकूल नहीं है। निष्कर्ष में लिखेंगे कि जैव विविधता का संरक्षण न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि मानव जाति के भविष्य के लिए भी अनिवार्य है, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी जो 11th क्लास की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, वो कंप्लीट होती है। और आंसर लिखते टाइम आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि कहीं भी अगर हमें डायग्राम बनाना है तो साइड में डायग्राम बनाना होगा और इधर हमें इसका जो लिखना होगा इसके बारे में, ठीक है। और डायग्राम को बॉक्स में बंद करना है और साथ में डायग्राम का नाम भी लिखना है कि डायग्राम किसका है, ठीक है। और साथ साथ में क्या करना है कि जो भी कीवर्ड्स आते हैं उनको भी हमें अंडरलाइन करते चलना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। और जो अपनी 11th क्लास की दूसरी बुक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।